एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हम चला रहे थे उसका जो 18वां भाग है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, आज से थोड़ा सा बदलाव मैं इस प्रैक्टिस सेट में करने जा रहा हूँ। और आपको पता होगा कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न मिलते थे, परंतु अब इन 25 प्रश्नों की जगह हम डेली बेसिस पे 50 इंपॉर्टेंट सामान्य हिंदी के प्रश्नों को अब डिस्कस किया करेंगे। तो यह प्रश्नों की संख्या 25 बढ़ा दी गई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसकी कोई चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है और इन कम समय में ही जितने प्रश्न आप तक मैं पहुंचा सकूं मेरी कोशिश रहेगी। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में अब आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इन 50 प्रश्नों को सॉल्व करना है, बिल्कुल इत्मीनान से इनका आंसर देना है, अपनी तैयारी को आंकना है कि आपकी तैयारी सामान्य हिंदी की किस प्रकार की चल रही है। मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक टॉपिक को इन 50 प्रश्नों के माध्यम से टच किया जाए, यानी कि जितने भी आपके टॉपिक सामान्य हिंदी के दिए गए हैं उनको मैंने टच करने की कोशिश की है कि प्रत्येक प्रश्न से जो है क्वेश्चन इस वीडियो में सम्मिलित हों। तो आज से 50 प्रश्नों को हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ाई हुई हैं उनकी PDF अगर आपको चाहिए होगी मात्र 199 रुपये में, तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 63 86 27 14 08। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे मैसेज करके इन सभी क्लासेस की PDF को अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं तथा अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, क्योंकि PDF बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, घंटों लग जाते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं PDF बनाने में ही सिर्फ। तो थोड़ी सी मेहनत मेरी सफल हो, इसके लिए आप थोड़ा सा PDF परचेज कर लीजिए और आपकी तैयारी इससे ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि 50 प्रश्न कौन कौन से हैं जो आज के सेट में सम्मिलित किए गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास में पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो समास में पदों को अलग करने को हम क्या कहते हैं? तो समास में पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समास में पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है। अनुरूप में, तो अनुरूप में आपका कौन सा समास हो जाएगा? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो अनुरूप में आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है अव्ययी भाव, यानी कि डी वाला जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो जाएगा अनुरूप में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न आपके मैंने सामान्य हिंदी के लिए हुए हैं 50 प्रश्न, एक मार्केट में नई बुक आई हुई है जिसका नाम है आदित्य पब्लिकेशन की बुक आई हुई है सामान्य हिंदी की, स्पेशली लेखपाल के लिए। तो उसी बुक से ही प्रत्येक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक इस बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैं आपको अब मैक्सिमम प्रश्न को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसी बुक के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा अनुरूप में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग जो है किस समास का उदाहरण है? तो अगेन आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा और अव्ययी भाव समास का यह एग्जाम्पल है आपका प्रत्यंग। दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न आपके हैं ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर की परीक्षा पूछे गए UPSSC के द्वारा, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम करवाए गए हैं UPSSC के द्वारा, उन सभी एग्जाम्स में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं जो इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहना है। तो प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग आपका उदाहरण है अव्ययी भाव समास का। आमरण में जो है कौन सा समास है? तो अगेन आमरण भी आपका अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आमरण भी आपका अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 3 प्रश्न जो मैंने आपको कराए हैं, अनुरूप हो गया, प्रत्यंग हो गया और आमरण हो गया, ये सभी आपके तीनों अव्ययी भाव समास के ही एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अनुरूप हो गया, प्रत्यंग हो गया और आमरण हो गया, ये तीनों आपके अव्ययी भाव समास के ही एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अरविंद का यहाँ पे पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है कि अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि जो अरविंद है इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो अरविंद का इसमें से कमल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अरविंद का पर्यायवाची उत्पल होता है,
उत्पल होता है अरविंद का पर्यायवाची। इसके बाद आपका हो जाएगा कोकनद हो जाएगा, कोकनद, कोकनद हो जाएगा। कोकनद के बाद आपका इंदिवर हो जाएगा, इंदिवर, इंदिवर हो जाएगा। इंदिवर के बाद आपका हो जाएगा पद्म हो जाएगा, पद्म, पद्म हो जाएगा। पद्म के बाद आपका नलिन हो जाएगा, नलिन हो जाएगा। और इसके बाद आपका सरोज हो जाएगा। ये सभी आपके पर्यायवाची हैं अरविंद के। इसके अलावा कमल भी आपका अरविंद का ही पर्यायवाची है, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजीव हो जाएगा, ये सभी आपके पर्यायवाची हैं अरविंद के ही, या कमल के कह लीजिए, अरविंद के कह लीजिए, बात एक ही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सौदामिनी का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा? तो सौदामिनी इसमें से किसका पर्यायवाची है? तो विद्युत यानी कि बिजली का पर्यायवाची है आपका सौदामिनी का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा बिजली, और सॉरी विद्युत हो जाएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा और कौन कौन से आप बिजली के पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, मैं आपको बिजली का पर्यायवाची बता देता हूँ। तो बिजली के पर्यायवाची आपका होता है सौदामिनी होता है, विद्युत होता है। इसके अलावा चंपला होता है, चंपला, चंपला भी आपका विद्युत का ही पर्यायवाची होता है। और इसके बाद आपका हो जाएगा दामिनी हो जाएगा, दामिनी के अलावा आपका हो जाएगा चंचला। ये सभी आपके बिजली के पर्यायवाची हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संरचना शब्द का इसमें से कौन सा पर्यायवाची अनुचित है, आपको बताना है। तो इसमें से संरचना शब्द का अनुचित पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें से जो आपका उद्भावना है, उद्भावना जो है एकदम अनुचित पर्यायवाची है। सद्भावना कहने की उद्भावना जो है संरचना का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी आपका विरचित हो जाएगा, यहाँ पे वीर नहीं होगा, विरचित होगा, विरचित, विरचित हो गया संरचना का पर्यायवाची। इसके बाद संगठना हो गया, संरचना का पर्यायवाची होता है या संगठना भी होता है। इसके बाद रचना विन्यास हो गया, ये सभी आपके पर्यायवाची हैं और संरचना के, लेकिन आपका जो उद्भावना है यह संरचना का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो स्वच्छ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो दिए गए ऑप्शन में से स्वच्छ का पर्यायवाची आपका हो जाएगा निर्मल। क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा आपका स्वच्छ का पर्यायवाची, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मल। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अल्पज्ञ का यहाँ पे विलोम आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का विलोम आपको बताना, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि जो अल्पज्ञ है इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो बहुज्ञ होता है। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ पूछा है ना यहाँ पे, तो अल्पज्ञ का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो अल्पज्ञ का आपका हो जाएगा सर्वज्ञ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पज्ञ का आपका हो जाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसके बाद उदय का विलोम यहाँ पे पूछा गया, क्या हो जाएगा? तो उदय का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फटाक से जवाब दीजिए इसका आप। तो उदय का आपका हो जाएगा अस्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उदय का विलोम आपका होता है अस्त, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अवनी का विलोम आपसे पूछा गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अवनी का विलोम आपका क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा, ऑप्शन आपका अवनी का अंबर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अंबर। कौटिल्य का यहाँ पे विलोम आपसे पूछा गया, क्या होगा? कौटिल्य। तो कौटिल्य का विलोम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो कौटिल्य का आपका विलोम हो जाएगा यहाँ पे आर्जव। क्या हो जाएगा? आर्जव, इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका आर्जव। आर्जव आपका कौटिल्य का विलोम है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है दिए गए ऑप्शन में से कि कौन सा आपका तत्सम शब्द है। फटाक से इसका पहचान करिए। तो इसमें से आपका तत्सम कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से आपका तत्सम हो जाएगा अग्र। अग्र आपका तत्सम है, और बाकी ये तीनों आपके क्या हैं? तो ये तीनों आपके हो जाएंगे तद्भव। ये तीनों आपके तद्भव हैं, और आपका अग्र जो है आपका तत्सम है। तो अग्र का तद्भव क्या हो जाएगा? अग्र का तद्भव हो जाएगा आपका आगे, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, यानी कि आगे आपका तद्भव हो जाएगा और इसका तत्सम हो जाएगा अग्र। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आग का तत्सम क्या होता है? आग का तत्सम आपका अग्नि हो जाएगा, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। आज का क्या हो जाएगा? आज का यह हो जाएगा अद्य हो जाएगा। आज का जो है तत्सम हो जाएगा अद्य हो जाएगा। वहीं आपका आँख का क्या हो जाएगा? आँख का जो है आपका तत्सम अक्षी होता है। क्या होता है? आँख का
तत्सम जो है आपका अक्षी होता है। तो तीनों के तत्सम मैंने आपको बता दिए हैं। आग का तत्सम आग अग्नि होता है, आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। आज का तत्सम आपका हो जाएगा अद्य हो जाएगा। आँख का तत्सम आपका अक्षी हो जाएगा। और यहाँ पे अग्र जो आपका तत्सम था इसका तद्भव हो जाएगा आगय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो प्रश्न में आपसे तत्सम शब्द पूछा गया तो अग्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से आपका निकृष्ट जो है आपका तत्सम शब्द है। इसका जवाब आपको देना है कि इसका तद्भव क्या होगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका तद्भव क्या होगा। वहीं तीखा का तद्भव ये जान लेते हैं। तीखा का तत्सम क्या होगा तीखा का? तो तीखा का तत्सम आपका हो जाएगा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा तीक्ष्ण। यह आपका तीखा का हो जाएगा क्या? तो तीखा का तत्सम हो जाएगा। अटारी का तत्सम क्या होता है? तो अटारी जो है आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा अट्टालिका। क्या हो जाएगा? इस प्रकार लिखा जाएगा अट्टालिका हो जाएगा। अटारी का तत्सम इंपॉर्टेंट है। वहीं गहरा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो गहरा का तत्सम हो जाता है गंभीर। क्या हो जाता है? गहरा का जो है आपका तत्सम हो जाएगा गंभीर। यानी कि इसमें से तीन शब्द आपके तद्भव थे। तीखा, तीखा तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है तीक्ष्ण हो जाता है। अटारी आपका जो है तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा अट्टालिका हो जाएगा। और गहरा का तत्सम आपका हो जाएगा गंभीर। तथा जो आपका निकृष्ट है यह एक तत्सम शब्द है और इसका आपको बताना है कि तद्भव क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है कि तद्भव कौन सा है। तद्भव की आपको पहचान करनी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका तद्भव कौन सा है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि दिए गए ऑप्शंस में से आपका तद्भव कौन सा है। हाँ, तद्भव पूछा जा रहा है तो हाँ, तद्भव की आपको पहचान करनी है कि क्या हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका तद्भव हो जाएगा अमीय। अमीय जो है आपका तद्भव है। अमीय ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अमीय का तत्सम हो जाएगा अमृत। अमृत हो जाएगा इसका क्या? तो तत्सम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और बाकी आपके हैं इसमें से जो दिए गए हैं तीनों आपके तत्सम है। तो आइए इनके एक एक करके तद्भव जान लेते हैं। तो उल्लुक का क्या हो जाएगा? उल्लुक का आपका तद्भव हो जाएगा उल्लू। क्या हो जाएगा? इसका जो इसका तद्भव यहाँ पे उल्लुक क्या है आपका? तो बाकी आपके ये सभी तत्सम है ना। हाँ, तो ये सभी आपके तत्सम है। तो ये तीनों आपके तत्सम है। तो इनका तद्भव क्या हो जाएगा? तो उल्लुक का हो जाएगा उल्लू हो जाएगा तद्भव। उल्लू का उल्लू हो जाएगा। इष्टिका क्या हो जाएगा तद्भव? तो इष्टिका का आपका हो जाएगा ईंट हो जाएगा तद्भव। ईंट आपका तद्भव हो जाएगा। कुपुत्र का तद्भव क्या होता है? तो कपूत हो जाएगा। तो कुपुत्र जो है आपका क्या है? कुपुत्र आपका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो कपूत हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका तद्भव पूछा था। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका तद्भव था अमीय, जिसका तत्सम हो जाएगा अमृत। तथा दिए गए तीन ऑप्शन जो आपके तत्सम के थे इनका मैंने तद्भव बता दिया है। उलूक का आपका जो है तद्भव हो जाएगा उल्लू हो जाएगा। इष्टिका का तद्भव ईट हो जाएगा और कुपुत्र का तद्भव हो जाएगा कपूत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। निम्नलिखित में से आपको तद्भव शब्द की पहचान करने की इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से आपका तद्भव शब्द कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से आपका तद्भव हो जाएगा प्यास। प्यास जो है आपका तद्भव है और इसका आपको बताना है कि इसका तत्सम क्या होगा। इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका तत्सम क्या हो जाएगा प्यास का। जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि स्वर संधि के प्रकार यहाँ पे पूछा गया आपकी स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं भैया? तो स्वर संधि के आपके 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार? तो आपका दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यड़ संधि हो गया, अयादि संधि हो गया। ये 5 प्रकार आपके होते हैं स्वर संधि के। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सिर्फ आपसे संधि का प्रकार पूछे तो क्या हो जाएगा? तो संधि के भैया आपके 3 प्रकार होते हैं। संधि के आपके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक आपका हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, तीसरा आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार आपके संधि के होते हैं और जिसमें से आपका पहला जो प्रकार संधि का स्वर संधि वाला है, स्वर संधि के आपके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर संधि के 5 प्रकार आपके हो जाएंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है भैया। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आपको बताना कि जो विद्यार्थी है
विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का एकदम सटीक एकदम सही संधि विच्छेद। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद आपका क्या होने वाला है, फटाक से इसका जवाब देने की आपको कोशिश करनी है। तो विद्यार्थी का हो जाएगा विद्याधन अर्थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है विद्याधन अर्थी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थी का एकदम सही संधि विच्छेद होता है। इसका जवाब आपको देना है कि यह किस संधि का एग्जाम्पल, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विद्यार्थी किस संधि का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सावधान का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो सधन अवधान, क्या हो जाएगा, सधन अवधान आपका सावधान का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आपका जो हो गया यहाँ पे सावधान का संधि विच्छेद हो जाएगा सधन अवधान, और यह किसका एग्जाम्पल है। तो सावधान आपका एग्जाम्पल है दीर्घ स्वर संधि का। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर संधि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भैया रत्नाकर का यहाँ पे संधि विच्छेद होने वाला है रत्न धन आकर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन ए वाला रत्नाकर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रत्न धन आकर आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा रत्नाकर का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और रत्नाकर किस संधि का एग्जाम्पल है, तो यह भी आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है रत्नाकर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था विद्यार्थी वाला, इसका संधि विच्छेद आपका विद्याधन अर्थी हो जाएगा, और यह भी आपका दीर्घ स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी हो गया, सावधान हो गया और रत्नाकर हो गया, तीनों आपके दीर्घ स्वर संधि के ही एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कृपण। क्या हो जाएगा, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल में आता है कृपण। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कृपण। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा सहायक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सहायक। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला के लिए एक शब्द आपका क्या प्रयोग में लाया जाएगा। तो अन्वयागत। क्या हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले के लिए जो है एक शब्द आपका हो जाएगा अन्वयागत, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, सही। तो हितैषी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग किसी का भला चाहते हैं उसके लिए जो एक शब्द वो होता है हितैषी का प्रयोग हम करते हैं, तो हितैषी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा। जो कांट की हाड़ी होती है वह बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ, इसका मीनिंग आपको बताना है, क्या होगा। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ हो जाएगा कि छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जूते चाटने का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो जूते चाटने का सही अर्थ हो जाएगा खुशामद करना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, खुशामद करना। इसके बारे में आपको याद रखना है, जूते चाटने का सही अर्थ होता है खुशामद करना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसका मीनिंग, इसका अर्थ आपको बताना है। तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोस्तों एक बार मैं फिर आपसे बता दूं कि ये सभी प्रश्न आपके आदित्य पब्लिकेशन की जो पुस्तक प्रकाशित की गई है, मार्केट में जो आई है, उसी से सभी प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से आपको याद करते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है। तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, दिए गए ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ का झुंझलाना, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, क्या होगा। तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा का सही मतलब हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से आपको बताना है कि टूटी की पहचान करनी है। इसमें से कौन सा गलत है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करनी अच्छी लगती है, इसमें क्या गलत है या कोई त्रुटि नहीं है, आपको इसकी पहचान करनी है। फटाक से इसकी पहचान करिए कि इसमें से गलत क्या है, या अगर कोई गलत नहीं है तो इसमें से आपका बताना है कि कोई त्रुटि इसमें नहीं है। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें से आपका गलत कौन सा है। अच्छी लगती है जो आपका यहाँ पे इसमें थोड़ी सी गलती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है अच्छी लगती है आपका सही ये हो जाएगा कि ये आपका गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छी की जगह अच्छा होना चाहिए था मुझे जैसा लग रहा है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत दिया गया है, अच्छी लगती है आपका यहाँ पे गलत था। अगला प्रश्न है, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करने की शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए जो है सही लग रहा है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा दिए गए ऑप्शन में से आपका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें से अत्याधिक जो पूछा गया है ना, तो अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। तो जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे शब्द, इसका सही वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो इसमें की शुद्ध वर्तनी आपकी ऑप्शन ए वाली हो जाएगी, अत्यधिक हो जाएगा। यहाँ पे अत्यधिक इस प्रकार से लिखा आता है, अत्यधिक व्यस्तता से जो है जीवन में निरसता आ जाती है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो दिए गए ऑप्शन में से वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल शुद्ध है। प्रतिनिधि आपका शुद्ध इस प्रकार से लिखाता है, प्रतिनिधि आपका जो है इस प्रकार से शुद्ध लिखाता है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। प्रतिनिधि वाला जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठठेरा जो आपका ठठेरा दिया गया है, इसमें आपको लिंग की पहचान करनी है कि मतलब इसका लिंग परिवर्तन करना है। क्या हो जाएगा ठठेरा का लिंग, जब आप परिवर्तन कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा। तो ठठेरा का आपका क्या हो जाएगा, इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो ठठेरा का लिंग परिवर्तन करने पर हो जाएगा ठठेरिन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठठेरिन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है, क्या होगा। तो विद्वान का भैया स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका विदुषी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा, तो विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका 100% सही जवाब हो जाएगा, विदुषी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अपवाद को छोड़कर यानी कि एक्सेप्शन को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो वर्णमाला के अक्षरों को छोड़कर मतलब अपवाद को छोड़कर जो है वर्णमाला के अक्षरों का जो नाम होता है यह पुल्लिंग में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर हम कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो कुछ एक्सेप्शन के अलावा वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका नाम जो है मतलब अक्षर जो होते हैं ये आपके पुल्लिंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर हैं जिनका नाम पुल्लिंग होता है, तो जैसे अ हो गया, उ हो गया, अ हो गया, उ हो गया, ए हो गया, इसके बाद ओ हो गया, इसके बाद क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ध हो गया, च हो गया, छ हो गया, य र ल व स, ये वाला स होगा। तो ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है, आपको उसकी पहचान करनी है। तो इसमें से जो आपका पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है तो हो जाएगा भेड़ा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, भेड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, भेड़ा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है चाकू का बहुवचन क्या होगा। फटाक से इसका जवाब दीजिए। आपकी जो चाकू है, चाकू का बहुवचन क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो चाकू का बहुवचन क्या होता है, तो चाकू का बहुवचन आपका चाकू ही होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, चाकू का बहुवचन आपका चाकू ही होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खूंटी का बहुवचन आपको बताना है, तो खूंटी का बहुवचन क्या हो जाएगा, खूंटियाँ।
इस प्रकार से जो लिखा है आपका खूंटिया ना, इस प्रकार से होगा आपका, मैं बता दे रहा हूँ। आपका खूंटिया, इस प्रकार से जो आपका खूंटिया लिखाएगा ना, ये आपका बहुवचन हो जाएगा खूंटी का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे इस प्रकार जो खूंटिया लिखा है ना, यहाँ पे कौन सा होगा, बड़ा ऊ रहेगा ना, हाँ बड़ा ऊ, खूंटिया, इस प्रकार से आपका बहुवचन हो जाएगा खूंटी का। तो इसके बारे में आपका मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे, इस प्रकार से आपका हो जाएगा खूंटिया। ये वाला जो आपका बहुवचन है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा खूंटिया का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? आपको बताना है कि हिंदी में भैया कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में आपके 2 वचन होते हैं। चलिए आप जवाब दीजिए कौन कौन से होते हैं ये वचन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, आपको बताना है। तो इसमें से एक वचन में सदैव प्रयोग होता है प्रत्येक का, प्रत्येक जो होता है आपका सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्येक का। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजा सेवक को कम्बल देता है, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है कि जब राजा किसी को कम्बल देता है सेवक को, तो इसमें से जो रेखांकित वाक्य है इसमें कौन सा कारक है? तो राजा जो है सेवक को कम्बल देता है, इसमें आपका कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। इसको पहचानने की ट्रिक क्या होती है? संप्रदान कारक का चिन्ह आपका को देख रहे हैं यहाँ पे, को जो है इसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि आपका संप्रदान कारक है। इसके अलावा के लिए हो जाएगा, के लिए भी हो जाएगा, ये आपका संप्रदान का ही चिन्ह होता है। इसके अलावा के वास्ते, के हेतु, ये सभी आपके संप्रदान को पहचानने के होते हैं। तो संप्रदान का चिन्ह क्या क्या होता है, क्या क्या होते हैं संप्रदान को पहचानने के, तो आप याद कर लीजिएगा। कारण चिन्ह इसमें से कौन कौन से होते हैं? तो के लिए हो जाएगा, को हो जाएगा, के वास्ते हो जाएगा, के हेतु हो जाएगा, आपका संप्रदान का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे को देख रहे हैं तो इसका संबंध आपका संप्रदान से हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में आपका हो जाएगा अगले साल आएगा, इसमें आपका हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग आपको कौन सा है पहचानना है? कर्ता कारक का परसर्ग, तो कर्ता कारक का परसर्ग आपका क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म, कर्ता ने हो जाएगा ना, तो हाँ कर्ता ने, यानी कि इसका कर्ता का परसर्ग आपका होता है ने होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, से के द्वारा किस कारक के परसर्ग है? आपसे पूछा जा रहा है से के द्वारा आपका किस कारक का परसर्ग है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो से के द्वारा ये आपका परसर्ग का करण का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। से के द्वारा ये आपका किसका परसर्ग है? तो यह आपका करण का परसर्ग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और एक परसर्ग और होता है जो से होता है, जो से होता है इसका मीनिंग आपका हो जाता है अलगाव से। तो जहाँ पर भी से परसर्ग का इस्तेमाल हो, अगर वहाँ पर आपको लगे कि अलगाव की स्थिति बन रही है, तो उस स्थिति में आपका अपदान कारक हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका से परसर्ग कहीं भी दिखे किसी भी वाक्य में, अगर इस से अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में आपका अपदान कारक हो जाएगा, यानी कि अपदान कारक का प्रयोग ही आपका अलगाव की स्थिति में होता है। परंतु अगर उस से अलगाव की स्थिति का बोध नहीं होता है, तो उस संबंध में आपका करण कारक होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसमें से के द्वारा आपका किस कारक का परसर्ग है? तो करण कारक का परसर्ग है आपका से के द्वारा। लास्ट के 4 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, जिसमें आपका कौन सा कारक हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। तो मैंने आपको भी बताया था जो से है यह आपका करण कारक से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, करण कारक। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद आपको बताना कि कौन सा है, इसका भूतकालिक भेद आपको बताना है। तो यह कौन सा भूतकाल है? मैं खाना खा चुका था, तो यह आपका पूर्ण भूत हो जाएगा। कौन सा? यानी कि क्रिया जो है संपन्न हो चुकी, यानी कि पूर्ण भूतकाल हो जाएगा आपका मैं खाना खा चुका था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, पूर्ण भूत। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से भविष्यत काल कौन सा है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें से आपका मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा भविष्य काल है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा आपका भविष्य काल है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी कि भविष्य में होने वाली क्रिया की यहाँ पे बात हो रही है।
निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल इसमें से कौन सा आपको बताना है। तो इसमें से अपूर्ण भूतकाल कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शन में से आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा रामू खाना खा रहा था, यानी कि क्रिया अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है, यानी कि यह अपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। रामू खाना खा रहा था, यानी कि यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से 50 प्रश्नों को आज हमने कवर कर लिया है सामान्य हिंदी के। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।